हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस, जिसमें पढ़ेंगे बच्चों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसका। आज पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों characteristics of particles of matter। क्लियर है? ऑलरेडी हमने बता रखे हैं कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9 का बच्चों। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए, तो आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी इसमें हम क्या देखने वाले? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स आर, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, अभी इसका मतलब समझाते हैं, बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको बच्चों समझने के लिए एक्टिविटी देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है आपका? आपने एक्टिविटी 1.1 एंड आपको बताए थे 1.2 एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखे थे? सॉल्ट ले लिए, 1 ग्लास पानी में अगर हमने सॉल्ट को डाले तो सॉल्ट बच्चों क्या हो गया था? डिसॉल्व हो गया था, उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस थे और सॉल्ट के पार्टिकल जाके उसको ऑक्यूपाई कर लिए। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा हमने एक्टिविटी देखे थे कि MnO4 के 2-3 क्रिस्टल लिए बच्चों और उसको ग्लास के पानी में डाले थे, वो भी डिसॉल्व हो गया, पूरा कलरफुल हो गया बढ़िया से, लेकिन कलर, वो जो वाटर का लेवल था वो चेंज नहीं हुआ। इससे हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है क्या? तो अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अब इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ध्यान से देखना, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर। क्या बच्चों? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, वन, इधर देखना ध्यान से, वन टाइप ऑफ मैटर। क्या लिख रहे हैं? ध्यान से देखते जाना। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस, गेट into the space, particles of matter get into the spaces, ठीक है, between particles of other, between particles of other। क्लियर है क्या? between particles of others का मतलब क्या हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स या KMnO4 की जो हमने क्रिस्टल डाले वो ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, तो इसीलिए लिखे। अब ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में एक्टिविटी 1.1 1.2 यही बता रहा है। पहला पॉइंट क्या बता रहा है इसमें? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है? लिखेंगे बच्चों, दिस शोज, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में बता रहे तो अच्छे से सुनना, नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि आपको
बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो दिस शोज दैट देयर इज, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ये पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, इसका मतलब उसके बीच में, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस। क्या बच्चों? इनफ मतलब स्पेस काफी रहा होगा तभी तक ऑक्यूपाई किया, इनफ स्पेस। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस between particles of matter, between particles of matter। समझ में आई बच्चों? हमने क्या देख रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक्टिविटी 1.1 1.2 से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? पहला ये निकला कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। अब ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज दैट देयर इज इनफ। आपसे अगर पूछ लिया कि व्हाट डज दिस शो, तो बताओगे दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर है क्या? अब सेकंड आता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप नोट डाउन कर लो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर पार्टिकल्स ऑफ, इधर ध्यान से देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuous की स्पेलिंग ध्यान से देखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं ना। कॉन्टिन्यूअसली पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। क्या बच्चों? कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब इसको समझने के लिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लो, इरेज करते फिर आपको एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताते, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है, आई थिंक इसको नोट डाउन कर लिए होगे, अच्छे से समझना, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं? इस एक्टिविटी को देख रहे हैं कि कैसे पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। क्या करते बच्चों? मूव करते हैं। समझ में आ रही क्या? तो ध्यान से देखते जाना। बाकी आपको पता होगा कि मैथ्स क्लास 10th के जो है ऑलरेडी वीडियो सारे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। और 9th के भी बहुत सारे वीडियो, साइंस के भी, जैसे मोशन चैप्टर है फिजिक्स का, उसका अपलोड हो गया है। मैथ्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या बता रहे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कैसे बच्चों? देखो ध्यान से। अब मान लो एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में, एक्टिविटी 1.3, ठीक है। 1.3 में क्या बता रहा है कि अगर इंसेंस स्टिक ले रहे हैं जो जली नहीं है, ठीक है, अनलिट उसको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अनलिट। क्या बोलते हैं? अनलिट इंसेंस स्टिक। मतलब समझे क्या? अगरबत्ती लेके अगर आप किसी घर के किसी कॉर्नर पे आपने जला दिए तो क्या होगा कि जो भी स्मेल होगी अगरबत्ती की पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये क्या बता रहा है बच्चों? क्या आपने इस कॉर्नर पे अगर लगाए तो उस कॉर्नर पे आपने पहुंचाने गए थे? नहीं, वो पार्टिकल्स जो है मैटर की वो कॉन्टिन्यूअसली खुद ही मूव करके गए, ठीक है। तो हमने नहीं किए, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.3 में यही बोल रहा है कि अगर अनलिट इंसेंस स्टिक है उसको जलाते हैं तो पूरा स्मेल कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 1.4 में क्या करने हैं सब समझा रहे, ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से। 1.4 में आपको क्या करने हैं? 2 ग्लास या 2 बीकर लेने बच्चों, ठीक है। 2 ग्लासेस या बीकर्स ले लेते हैं, ठीक है। 2 ग्लासेस या बीकर्स लेते हैं फिल्ड विद वाटर। किससे बच्चों? फिल्ड विद वाटर। ध्यान से सुनना।
दोनों को हमने वाटर से फिल कर दिए। चलो देखो, मान लो एक ग्लास ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिए। दूसरा ग्लास बच्चों ये हो गया, और इसमें भी आपने वाटर ले लिए। ध्यान से सुनना, 2 ग्लास या 2 बीकर आप ले सकते हो। अब क्या करने हैं, एक में हमने रेड या ब्लू आप ले सकते हो, इंक। क्या ले सकते हो, इंक। क्लियर है क्या। दूसरे में मान लो हमने हनी ले ली। क्या लेंगे, हनी। अब इसको जब हमने पानी में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखो कि पूरा वाटर का कलर जो होगा या तो रेड होगा, अगर रेड कलर डालते हैं रेड इंक, या तो ब्लू हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि रेड इंक या ब्लू इंक के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली वाटर के पार्टिकल्स में मूव ऑन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ऐसी हनी डालोगे तो हनी भी मूव करेगा, वो डिपेंड करेगा, लेकिन हो सकता है कि इसकी स्पीड ज्यादा हो, इसकी स्पीड कम हो। ठीक है बच्चों, तो इससे भी आप बता सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। क्लियर है क्या। ध्यान से देखो इसको। अगला एक्टिविटी 1.5 से भी आप समझ सकते हो। इधर देखो, यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 में आपको मेन चीजें बता रहे हैं जिससे आपको पता रहे। ठीक है, 1.5 में एक्टिविटी में क्या कहता है, मान लो आपने वही ग्लास ऑफ वाटर लिए, ठीक है, और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर लिए। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें बच्चों हॉट वाटर ले रहे हैं, कौन सा, हॉट वाटर ले रहे हैं, और इसमें जो वाटर लिए हैं इसमें कोल्ड वाटर लिए हैं। क्या लिए हैं, कोल्ड वाटर। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे आपको। ठीक है, अब हमने इसमें मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, CuSO4 डॉट अगर 5H2O लगा देते तो उसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लू विट्रॉल, मतलब ब्लू कलर का होता है ये। तो CuSO4 आप ले सकते हो या KMnO4। क्या ले सकते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इसको डालो या इसको डालो, किसी को भी आप किसी भी कंपाउंड को डाल सकते हो। ठीक है, इस ग्लास में डालेंगे, इस ग्लास में भी डालेंगे, फिर देखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या पार्टिकल्स की जो मूविंग की स्पीड है, क्या पार्टिकल्स की जो स्पीड है किसमें जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है, किसमें जल्दी मूव करते हैं। तो आप देखोगे हॉट वाटर में जल्दी घुलेंगे। ठीक है, हॉट वाटर में फास्ट होगा, कलर चेंज होगा, जबकि कोल्ड वाटर में थोड़ा स्लो होगा। उसके पीछे का रीजन बताएंगे बच्चों। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे बताते क्या कारण है कि हॉट वाटर में जल्दी मिक्स हो जा रहा है जबकि कोल्ड वाटर में नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर रीजन बताते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये समझ में आए। अब क्या होता है यहाँ पे आपको बताते हैं क्या कंडीशन होता है, किस वजह से हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं या हॉट वाटर में जल्दी घुल जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप लिखोगे रेट ऑफ मिक्सिंग। क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, रेट ऑफ मिक्सिंग किसका बच्चों, रेट ऑफ मिक्सिंग ये भी जो भी कलर है। ठीक है, कॉपर सल्फेट या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, इसके कलर जो है जल्दी मिक्स हो जा रहे हैं वाटर में। तो रेट ऑफ मिक्सिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ, हॉट वाटर है तो टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे रेट ऑफ मिक्सिंग बढ़ जाएगा, जल्दी पक जाएगा। जैसे आप समझो कि चाय बना रहे हो, क्या बना रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय की पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिए, शुगर वगैरह डाल दिए, तो और उसको कोल्ड वाटर में रखे रहे, तो आपको क्या लगता है, देखो उसका कलर कितने देर में चेंज होता है। जबकि वही हॉट वाटर में अगर डाले तब चेंज, देखो कलर कितने जल्दी चेंज होता है। ठीक है, तो आप देखोगे हॉट वाटर में जल्दी कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए
चाय या कॉफी जब भी बनाते हैं तो आप देखो उसको गर्म करते हैं, ठीक है, ऐसे ठंडा नहीं पीते हैं, समझ में आई कि नहीं। कोल्ड कॉफी वो अलग बात है, लेकिन अगर वही गर्म कर रहे हो तो जल्दी मिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ मिक्सिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, याद रहेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब ये तीन एक्टिविटी के माध्यम से 1.3, 1.4 और 1.5 ये तीनों क्या बता रहे हैं, इनका कंक्लूजन क्या है वो लिखते हैं यहां पे, ठीक है। ध्यान से देखना। द फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटी we conclude, ठीक है। above 3 एक्टिविटी कौन सी, 1.3 अनली टीन से स्टिक जलाए हमने, या फिर 1.4 में हमने 2 ग्लास लिए थे, एक में रेड इंक या हनी डाल दिए थे, और एक्टिविटी 1.5 में COSO4 या KMNO4 हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में डाल के चेक किए, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटी क्या बता रहे हैं, फ्रॉम above 3 एक्टिविटी वी कंक्लूड, तो हमें क्या मिला बच्चों, पहला मिला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पहला लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, पहला लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। बच्चों क्या है, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, समझ में आया कि नहीं। दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिखोगे दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या होते हैं काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पजेज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी ऐसी एनर्जी जो मोशन के वजह से हो, जो स्पीड के वजह से हो पार्टिकल्स के, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो क्या बोले, पहला पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई कि नहीं, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं आगे। ये ऊपर लिखते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक एक चीज बता रहे हैं एक्टिविटी को लेते हुए, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर आप ये पूरा वीडियो सही से देखते हो तो आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, पूरे के पूरे 100% मार्क्स लाओगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से समझने हैं, और समझने के बाद नोट्स एक बार बना लेना बच्चों, ठीक है, तो आपको फर्दर रिवीजन में काम आएंगे, ठीक है क्या। आगे देखते हैं, तो पहला हमने कंक्लूजन देख लिए। पहला कंक्लूजन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। क्यों मूव कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देखे, इसका मतलब टेम्परेचर बोलो, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है क्या, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी किचन में जाना, जब आपकी मम्मी या कोई भी, आपके पापा भी खाना बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पे जब बना रहे हो जाके देखना, तो पानी जब बॉयल करता है देखना, और उसमें कुछ डालेंगे फटाक दे घुल जाएगा, ठीक है, कलर, ठीक है। तो टेम्परेचर, या चाय बनाते हुए देख सकते हो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, और स्पीड ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। सही है क्या, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये तीनों डायरेक्टली हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे हुआ क्या, इंटरमिक्सिंग बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स, क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, ध्यान से सुनना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, विद ईच अदर मतलब समझे क्या? अब जैसे हमने पानी में चाय की पत्ती डाले हैं, चीनी डाले हैं, अदरक वगैरह सब कुछ डाले हैं, तो वही इंटरमिक्स होंगे। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ रखा हुआ वो कूद गया इंटरमिक्स होने के लिए, ठीक है? तो जो भी पानी में आप डालोगे वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, इसलिए लिखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, ठीक है? आप बस खाली गैस जला देना, ठीक है, और रख देना गैस के ऊपर केतली को, और सब कुछ आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा कंक्लूजन, दे डू सो, ये क्या शो करे? दे डू सो, क्या लिखोगे? दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द, बाय, अभी समझाते, बाय गेटिंग इनटू द। अब ये बताओ वो इंटरमिक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेस है बच्चों ना, पानी के पार्टिकल्स में स्पेस है, तभी वो शुगर, चाय की पत्ती वगैरह सब इंटरमिक्स आपस में हो रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहे हैं? दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस, कहा बच्चों? स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्या लिखोगे? बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छे से नोट डाउन करना, समझना, ठीक है? तो ये रहा कंक्लूजन, इसको आप लिख लो, फिर आपको एक नोट लिखवाते, ठीक है? इसको आप नोट डाउन करो, ऊपर के सभी नोट डाउन करो फटाफट। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस प्रॉपर तरीके से सुनने हैं और नोट्स बनाने हैं बच्चों, ठीक है? सारे वीडियो आते जाएंगे, बस आप देखते जाओ, समझते जाओ, अब पूरे नंबर लाते जाओ, ठीक है? ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है? और जिन बच्चों को जरूरत लगता है उनको आप बता भी सकते हो, उनको शेयर करो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। समझ में आ रही बात क्या? चलो बच्चों, अब एक नोट लिखते हैं। ये अभी जो हमने देखे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो नोट क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, नोट बच्चों, ठीक है? क्या लिखेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, आर टू डिफरेंट टाइप्स, क्या बच्चों? आर टू डिफरेंट टाइप्स, क्या बोल रहे हैं? अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, क्या बोले? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, बोलो, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये भी लिख लेते हैं, स्पेस है, मैटर, क्या शो कर रहे हैं? ऑन देयर ओन, ऑन देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन देयर ओन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अगर दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में अपने से, उसको बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहां पे लिख लो, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है क्या? डिफ्यूजन। अब ध्यान से सुनना, क्या बता रहे हैं? एफ हो गया यहाँ पे, एफ ये, ठीक है? इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्या? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहां पे डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। कहीं ना कहीं अगर पार्टिकल इंटरमिक्स हो रहे हैं
तो कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बच्चों, कहीं पे कम होगा। तो वो जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा पार्टिकल्स, वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और उसी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को, डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। वैसे आप नॉर्मल डेफिनेशन याद रखना कि डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, एनीथिंग एल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वैसी जैसे पानी की टंकी जो होती है छत के ऊपर रखी जाती है, न के नीचे, ठीक है। तो ऊपर रखने से क्या होता है, वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं बच्चों, समझ में। हाइट के वजह से ऊपर से नीचे आसानी से आ जाता है पानी। यही अगर छत के नीचे पानी की टंकी रखी रहेगी तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, मोटर लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो डिफ्यूजन समझ में आया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अगर अपने से वो मिक्स हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है। तो ये नोट डाउन करो। थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, देखो लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, लिख लो आर में, अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, ध्यान से सुनना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको भी एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक्टिविटी आपके बुक में दिया है, एक्टिविटी 1.6 दिया है, ह्यूमन चैन के बारे में दिया। क्या ह्यूमन चैन मतलब, आप देखोगे बचपन में बहुत सारे खेल होते हैं जो ऐसे कमर में हाथ डाल के, ठीक है, बच्चे जो है आपस में खेलते हैं। मान लो 5-6 लोग हैं और ऐसे टाइटली एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए हैं। फिर उसके बाद, या आप कॉलेज स्कूल टाइम में टग ऑफ वार से गेम होते हैं। क्या होते हैं, टग ऑफ वार्स, वो रस्सा कस्सी जिसको बोलते हैं। तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, 2-4 लोग, 5 लोग उधर रहते हैं, 2-4-5 लोग इधर रहते हैं, ठीक है। अब सब लोग कैसे पकड़ रहे हैं, टाइटली अगर पकड़ रहे हैं वो देखोगे आप। तो ऐसे समझो, ह्यूमन चेन्स का मतलब क्या है, 4-5 लोग जो हैं कमर में ऐसे हाथ डाल के चल रहे हैं, ठीक है, कमर में ऐसे हाथ डाल के चल रहे हैं। उधर से कोई लड़का या लड़की कोई भी आ सकता है, गेम तो कोई भी कर सकता है। अब उधर से आया, अब ऐसे तेजी से झटका दिया, बताओ टूटेंगे कि नहीं। पहला केस। दूसरा केस, दूसरा केस है वही 4-5 बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के, ठीक है। अब फिर से वही बच्चा दौड़ के आएगा, तो क्या ये चेन टूटेगी कि नहीं। तीसरा केस, सभी बच्चे बस खाली ऐसे एक दूसरे के, ऐसे ये वाले, ये जो है नाखून ऐसे, अंगुली ऐसे टच किए एक दूसरे के। इस केस में फिर से वही बच्चा दौड़ के आएगा। अब बताओ किस केस में ह्यूमन चेन सबसे ज्यादा वीक है, किस केस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, किस केस में टूटेगा, किस केस में नहीं टूटेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको समझा देते हैं। तो बच्चों, जिस केस में सभी बच्चे ऐसे अंगुली बस खाली ऐसे पकड़ पकड़ के रखे हुए, ठीक है, टच करा के, तो वो सबसे वीक चेन है। क्या है, सबसे वीक चेन है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस केस में बहुत वीक है, तो आसानी से बच्चा तोड़ देगा, सही ना। दूसरा केस जो ऐसे हाथ पकड़े, हो सकता है उसमें न टूटे, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तीसरा केस जो पहला वाला हमने बताए थे, जो कमर में हाथ डाल के खड़े हुए थे बच्चे, उसको तो नहीं तोड़ सकता। क्यों, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हमने लिखे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे ह्यूमन चेन्स वाले आप लिख सकते हो, क्या, ह्यूमन चेन। समझ में आ गए होंगे। तो यही बता रहा है, वो जो लड़कियां 4-5 ऐसे पकड़ के खड़ी हुई, यही बता रही हैं कि किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ में आई क्या। तो एक्टिविटी 1.6 है, ठीक है। अगला एक्टिविटी 1.7 में क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। 1.7 में ये बता रहा है, आप चौक ले लो। क्या ले लो, चौक ले लिए, रबर बैंड ले लो, रबर बैंड, या फिर आयरन की रॉड ले लो, ठीक है बच्चों। अब सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, सबको तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो जोड़ने की। लेकिन यहाँ समझा रहे हैं तोड़ने के लिए क्या है, चॉक पाउडर को या चाक को जब आप हैमरिंग करोगे तो यहाँ पे हो सकता है कम फोर्स लगाना पड़े,
इसको जब आप खींचोगे, रबर इलास्टिक मटेरियल होता है, तो इसको जैसे ही खींचोगे तो ये अपना शेप और साइज रिगेन कर लेगा। इसके बारे में 11th में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है। तो रबर क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है कि जैसे ही इसको खींचेंगे तो ये अपने शेप और साइज को ओरिजिनल रिगेन करने की कोशिश करेगा। और आयरन रॉड को जब हैमरिंग करोगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़े, तब जाके कहीं उसके पार्टिकल्स ब्रेक हो पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होते हैं। समझ में आए कि नहीं? चौक में आपको कम लगाना पड़ेगा फोर्स, रबर बैंड में थोड़ा से ज्यादा लगाने पड़ सकते हैं, आयरन रॉड में सबसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इन तीनों के कंपैरिजन में, क्लियर है क्या? इन दो के आपस में अगर कंपेयर करेंगे तीनों को, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है। किसके बीच में? अरे बोल लो, घर वालों के बीच में नहीं, पार्टिकल्स के बीच में। किसके? इनके जो आयरन के पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ में आई? कंपेरिजन टू दिस, समझ में आए? अच्छे से देखो। एक्टिविटी फिर आता है 1.8 में, क्या बताता है? ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, पॉज करके लिखते जाना, ठीक है। 1.8 में मान लो वाटर है, वाटर ऐसे भर दिए, ठीक है, क्लियर है? ग्लास लिए, ग्लास में पानी भर दिए, या आप स्विमिंग पूल में अगर नहाए होगे, कभी मौका मिले तो नहाना, नहीं स्विमिंग पूल तो तालाब में चले जाना, गंगा जी आसपास हो तो वहां जाना। लेकिन अभी क्या है, गंगा नदी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो मत जाना, ठीक है। तो क्या है, जैसी स्विमिंग पूल में अगर नहा रहे हो तो ऐसे पानी को कट करने की कोशिश करो, कट नहीं हो पाएंगे। जैसे आप ऐसे पानी इधर से मारोगे, पीछे वाले वाटर की लेयर जो है आगे आ जाएगी फटाक दे। तो क्या ये बता रहे हैं, पानी को कट करोगे तुरंत पीछे वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो क्या है ये? इसका मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है स्विमिंग पूल में या कहीं पे भी, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो पानी को कट नहीं किया जा सकता। क्यों कट नहीं किया जा सकता? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट ईच अदर। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। आपको बताएं तो पानी पे एक बात याद आई, एक शेर है, बहुत कठिन है जिंदगी की कहानी लिखना, या उतना ही कठिन है जिंदगी की कहानी लिखना जितना बहते हुए पानी पे पानी लिखना, ठीक है, लिख के दिखाना का भी, ठीक है। तो ये देखो, चाक, रबर बैंड, आयरन, ये हो गया एक्टिविटी 1.8। वाटर सरफेस है, इसको अगर आप कट करने की कोशिश करोगे नहीं कट हो पाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है क्या? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसका कंक्लूजन लिखाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। बस फोकस करके देखना है, समझने हैं, नोट्स बनाते चलोगे तो आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो इनके क्या लिखेंगे आप? अरे बोल लो, कंक्लूजन लिखेंगे। ये जो एक्टिविटी है इनके कंक्लूजन लिखेंगे। अब इन सबको एक्टिविटी के थ्रू बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए। अब एक्टिविटी बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। आप गलती से अगर पढ़ भी लिए तो समझने में दिक्कत होती है। इस वजह से सारा काम आपके लिए कर दे रहे हैं। आपको सिर्फ बनी बनाई मिल जा रही है, आपको सिर्फ क्या करने हैं, यूज करने इसका और लिखने हैं, आगे बढ़ने समझ के, ठीक है। चलो, अब above 3 एक्टिविटी कंक्लूड, above, अब ये था बिलो, लेकिन above का मतलब इसके पहले था, तो इसलिए लिख रहे हैं कि above 3 एक्टिविटी क्या बता रहे हैं, shows that above 3 एक्टिविटी shows that, क्या बोले बच्चों, above 3 activity shows that particles of matter have
have particles of matter have force, क्या बच्चों, force acting between them, force acting between them, क्लियर है क्या? अरे बोल दो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, क्लियर है? तो तीनों एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो तीनों एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, क्लियर है? ये चीजें पता लगी। आगे अब अभी आपको बताया जैसे रबर बैंड, आयरन, चॉक लिए थे हमने, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द फोर्स कीप्स द पार्टिकल। अब ये फोर्स लग रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, ये सबको साथ में रख रहे हैं, ठीक है? द फोर्स कीप्स द क्या बोल रहे हैं, द फोर्स कीप्स द अरे बोलो पार्टिकल्स टुगेदर, सिंपल लिख सकते हो पार्टिकल्स टुगेदर, समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरीके से आपको भी अपने परिवार को साथ में लेके चलना है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना परिवार के बीच में तगड़ा रहेगा उतना अच्छा फैमिली ग्रो करेगा, ठीक है? द फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। अभी बताए स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या पे है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, क्या लिख रहे हैं ध्यान से सुनना, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करेगा, क्या करेगा, वेरीज फ्रॉम वन टू डिफरेंट मटेरियल्स, या वेरीज फ्रॉम, ऐसे लिखो वेरीज फ्रॉम, कुछ भी लिख सकते हो आप, वन टू अनदर, क्या, फ्रॉम one kind of matter to another क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा हैं, ठीक है? दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आप अदर न लिख के अनदर लिखोगे, समझ में आएगी नहीं? जब दो होते हैं तब ईच अदर लिखते हैं, दो से ज्यादा होते हैं तो वन अनदर लिखा जाता है, ठीक है? तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बहुत अच्छे से पढ़े हमने और बहुत अच्छे से एक्टिविटी के थ्रू समझे हैं, तो आपको क्या करने हैं, प्रॉपर तरीके से समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, और अगर आपको समझ में आया हो बच्चों तो आपको शेयर करने हैं दूसरे बच्चों के, ताकि उनका भी हेल्प हो पाए, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।